नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज मैं फिर से आपके साथ ईपीएस 95 और हायर पेंशन से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी मैं हायर पेंशन के ऊपर वीडियो बनाता था, बहुत सारे लोग मुझको बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते थे। और दोस्तों मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके दिल में जो भी सवाल है, आप जो भी दिक्कत ईपीएस 95 के साथ फेस कर रहे हैं, उसके सवाल के आंसर मैं आपके लिए लेकर आऊं और आपको एक क्लैरिटी दे सकूं कि किस तरह से आप हायर पेंशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ 28 सवालों का जवाब मैं आपके लिए लाया हूं, जिसमें दोस्तों हम डिफर्ड पेंशन की बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की बात करेंगे, हम इस बात की बात करेंगे कि हायर पेंशन का फॉर्मूला किस तरह से होगा, उसके ऊपर एरियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दोस्तों ऐसे कई सारे सवाल जो शायद आपके दिल में होंगे लेकिन आपको इसके आंसर नहीं मिल रहे होंगे। दोस्तों आपको जवाब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ सवालों के क्लैरिफिकेशंस मैंने खुद इंक्वायरी कर ढूंढे हैं और दोस्तों कुछ सवालों के लिए ईपीएफओ ने मई के महीने में एक क्लैरिफिकेशन सेशन लिया था। वहां से दोस्तों हमको बहुत सारे आंसर्स मिले हुए हैं। अगर दोस्तों आप ईपीएफओ का वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उन सब के आंसर्स मैंने इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होते तक आपके 99% डाउट्स ईपीएस 95 से रिलेटेड या हायर पेंशन से रिलेटेड जो भी होंगे वो यहां पर क्लैरिफाई हो चुके होंगे। और दोस्तों अगर कुछ और डाउट आपके दिल में बच जाता है तो मुझको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन सवालों का आंसर भी मैं आपके लिए ढूंढ कर लाऊं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 28 सवाल हम यहां पर कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स देकर रखे, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पर क्लिक करके उस सवाल का आंसर भी दोस्तों ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कुछ बेसिक सवालों से और धीरे धीरे जैसे हमारी जर्नी बढ़ेगी हम डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सवालों के ऊपर भी आएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों जो पहला बेसिक सवाल यहां पर बनता है वो ये बनता है कि ईपीएस 95 बेसिकली है क्या चीज। तो दोस्तों ईपीएस 95 सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कॉमन पूल स्कीम है जहां पर सब एम्प्लॉयज मिलकर अपना अपना फंड कंट्रीब्यूट करते हैं और ये जो कंट्रीब्यूटरी फंड बनता है इसका एक कॉमन पूल बनता है और इसी पूल से निकाल कर 58 ईयर्स के बाद में उनके मेंबर्स को पेंशन भी दी जाती है। दोस्तों इस पेंशन को जब आप लेते हैं तो उसके लिए दोस्तों कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपकी पेंशन बनती है। उसमें पहला पैरामीटर होता है पेंशनेबल सर्विस का, कि आपने कितने दिन तक इस फंड में कंट्रीब्यूट किया। उसी के साथ साथ दोस्तों जो आपकी पेंशनेबल सैलरी होती है कि किस सैलरी पर आपने यहां पर कंट्रीब्यूट किया और किस सैलरी पर आपको पेंशन मिलेगी, इस बात का दोस्तों यहां पर मद्देनजर रखना पड़ता है जिसके बेसिस पे आपकी पेंशन बनती है। उसी के साथ साथ दोस्तों ईपीएस 95 में जो मिनिमम पेंशन बनती है वो बनती है 1000 रुपए की। और दोस्तों जो मिनिमम पेंशन बनती है इसके लिए एम्प्लॉय के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी वेज सीलिंग लिमिट के ऊपर में 1.16% यहां पर पुल अप करती है, वो भी यहां पर कंट्रीब्यूट करती है और उसके बाद ही दोस्तों ये 1000 रुपीस की मिनिमम पेंशन जो है गारंटीड की जाती है। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ईपीएस 95 एक कॉमन पूल फंड है जहां पर हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसी की बेसिस पर उसकी पेंशन निर्धारित की जाती है और इसमें एम्प्लॉयज के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन देती है। तो दोस्तों यहां पर दूसरा लॉजिकल सवाल यह बनता है कि ईपीएस 95 में कितने तरह की पेंशन होती है। दोस्तों जो पहली पेंशन होती है वो होती है बेनिफिशियरी पेंशन, कि आदमी जब 58 इयर्स का हो जाएगा और उसने अगर कंसिस्टेंटली 10 साल से ऊपर ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूट किया है तो उसके पेंशनेबल सर्विस को लेकर, उसके पेंशनेबल सैलरी को लेकर उसकी एक पेंशन बनेगी और हर महीने उसको बेनिफिशियरी पेंशन मिलते रहेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों जो दूसरी टाइप की पेंशन होती है वो होती है मिनिमम पेंशन, कि समझ लीजिए अगर आपका पेंशन का अमाउंट 1000 रुपए से कम का बन रहा है, अगर दोस्तों 1000 रुपए से ऊपर का बन रहा है तो आपको वो पेंशन मिलेगी जो आपकी फॉर्मूले के हिसाब से बन रही है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपका पेंशन जो वैल्यू है वो 1000 रुपए से कम का बनता है तो आपको कम से कम 1000 रुपए की पेंशन गारंटी यहां पर की जाती है, उसको कहते हैं दोस्तों मिनिमम पेंशन। दोस्तों जो तीसरे तरह की पेंशन होती है वो होती है विडो या विडोअर पेंशन। समझ लीजिए दोस्तों कोई बेनिफिशियरी है, उसको 3000 रुपए की पेंशन मिल रही थी और उसकी डेथ हो गई, तो दोस्तों उसकी डेथ के बाद में उनकी जो विडो होगी, उनकी स्पाउस, अगर वो बेनिफिशियरी अगर फीमेल थी तो उनके हस्बैंड होंगे जो उनके स्पाउस होंगे, अगर बेनिफिशियरी मेल होंगे तो उनकी वाइफ, उनको दोस्तों 50% ऑफ द बेनिफिशियरी पेंशन यहां पर लाइफ लॉन्ग दी जाती है। मतलब कि दोस्तों अगर किसी की पेंशन 3000 रुपए थी और उनकी डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को 1500 रुपए की पेंशन जिंदगी भर मिलते रहेगी। इसको हम कहेंगे विडोअर पेंशन या विडो पेंशन। दोस्तों विडोअर पेंशन के साथ साथ ईपीएस 95 में चिल्ड्रन पेंशन का भी प्रोविजन दिया गया। मतलब कि दोस्तों अगर मेन बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो उनके विडो को 50% पेंशन यहां पर दी जाएगी। उसी के साथ साथ अगर बेनिफिशियरी के 2 तक बच्चे होंगे, मतलब मैक्सिमम 2 बच्चों तक जो 25 साल से कम होंगे, उनको भी दोस्तों 25% ऑफ द विडो पेंशन का अमाउंट यहां पर चिल्ड्रन पेंशन के फॉर्म में दिया जा सकता है।
मतलब कि दोस्तों अगर मेन बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है और उनकी पेंशन बन रही थी 3,000 रुपए, तो उनके विडो को मिलेगा 50%, मतलब कि 1,500 रुपए। और अगर उनके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 25 साल से नीचे की है, तो दोस्तों उनको महीने का 25% ऑफ द विडो पेंशन, मतलब कि 375 रुपीज अलग से पेंशन दिया जाएगा। अगर दोस्तों इफेक्टिवली समझाओ तो बेनिफिशियरी की पेंशन अगर 3,000 रुपए थी, तो उनके घर में विडो को 1,500 रुपए और दोनों बच्चों को 375 ऐसे 750 रुपए मिलेंगे। मतलब कि तकरीबन उनके घर में 2,250 रुपए यहां पर आ सकते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 ऑर्फन पेंशन का भी प्रोविजन देती है। मतलब कि अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है और बच्चे अगर अनाथ हो जाते हैं, तो दोस्तों विडोर को जो पेंशन मिलती थी या विडो को जो पेंशन मिलती थी, उसका 75% अमाउंट दोनों बच्चों को हर महीने यहां पर दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ईपीएस 95 का मेंबर था और उसकी डेथ हो जाती है, उनके बाद में उनके स्पाउस की भी डेथ हो जाती है और उनके बच्चे अभी भी 25 साल से कम की आयु के हैं, तो दोस्तों उनको जो विडोर पेंशन मिलने वाली थी उसका 75% वैल्यू यहां पर ऑर्फन पेंशन के फॉर्म में दिया जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मेन बेनिफिशियरी पेंशन अगर 3,000 रुपए की थी और विडो पेंशन अगर 1,500 रुपए की बनती थी, तो 1,500 रुपए का जो 75% होगा, मतलब कि 1,125 रुपीज, ये दोनों बच्चों को 25 साल की उम्र तक यहां पर दिया जाएगा एज ऑर्फन पेंशन। दोस्तों ईपीएस 95 की जो ऑर्फन पेंशन होती है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक की उम्र तक ही मिलती है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा जिसको ऑर्फन पेंशन मिल रही है वो अगर विकलांग है, वो अगर किसी तरह से डिसेबल्ड है, तो उसको जिंदगी भर के लिए ऑर्फन पेंशन मिलते रहेगी। दोस्तों जो आखिरी टाइप की पेंशन ईपीएस 95 देता है वो होता है डिसेबिलिटी पेंशन। दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 के मेंबर हैं और आप कंटिन्यूअसली ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं और किसी रीजन से ऐसी दुर्घटना आपकी जिंदगी में घट जाती है जहां पर आपको विकलांगता फेस करनी पड़ सकती है, आपको डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है, और इसकी वजह से दोस्तों अगर आप इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, अगर आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और आपको जॉब छोड़नी पड़ जाती है, तो दोस्तों ईपीएस 95 आपको डिसेबिलिटी पेंशन देती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करते हो बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, तो एम्प्लॉयर ने लिखा होना चाहिए कि आप डिसेबिलिटी की वजह से दोस्तों ये जॉब छोड़ रहे हो और आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और दोस्तों जब आप ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हो ईपीएस को, तो दोस्तों ईपीएस आपको डिसेबिलिटी पेंशन देती है। जो भी आपकी पेंशन उस दिन तक बन रही होगी वो पेंशन दोस्तों आपको दी जाती है, या तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन यहां पर दी जाती है। तो दोस्तों जो हमारा सवाल था कि ईपीएस 95 में कितने तरह की पेंशन होती है, तो दोस्तों ईपीएस 95 में बेनिफिशियरी पेंशन होती है, विडोर पेंशन होती है, चिल्ड्रन पेंशन होती है, ऑर्फन पेंशन होती है और डिसेबिलिटी पेंशन होती है। दोस्तों यहां पर तीसरा सवाल यह बनता है कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी नहीं की है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो पेंशन किसको मिलेगी। तो दोस्तों जब भी आप ईपीएस 95 के मेंबर बनते हैं, तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको ई नॉमिनेशन सबमिट करना होता है और ये नॉमिनेशन ही आपका नॉमिनी डिसाइड करता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हुई और आपकी डेथ हो चुकी है और आपके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, आपके कोई भी स्पाउस नहीं है, तो आपके नॉमिनी को दोस्तों जो भी एंटाइटल्ड पेंशन है वो वहां पर दी जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर खुदा ना खास्ता आपने नॉमिनी नहीं दिया हुआ है, तो आपके पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट आपके ऊपर है, तो उनको डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन भी यहां पर दी जाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईपीएस 95 के मेंबर हैं तो अपना नॉमिनेशन भरना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर नॉमिनी स्पेसिफाइड होता है तो कोई भी लीगल हर्डल्स नहीं आते हैं और आपकी जो एंटाइटल्ड पेंशन है वो आपके नॉमिनी को बहुत हैसल फ्री तरीके से मिल सकती है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अनमैरिड है और उसकी डेथ हो जाती है, तो पहला क्लेम जो बनेगा उसके पेंशन के ऊपर वो बनेगा उसके नॉमिनी का, और अगर नॉमिनी नहीं है तो दोस्तों वो पेंशन जो है उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स को दी जाएगी। दोस्तों जो चौथा सवाल यहां पर बनता है कि क्या कोई मेंबर हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर कोई मेंबर चाहे तो अपनी एक्चुअल वेजेस पे पैसा कंट्रीब्यूट करके हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकता है और ईपीएफओ को उसको हायर पेंशन देनी होगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए नियम क्या है कि आपने ईपीएस 95 को 2014 के पहले ज्वाइन किया होना चाहिए। जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले ईपीएस 95 को ज्वाइन कर चुके और 1 सितंबर 2014 के पहले ही एग्जिट कर चुके, उनके लिए हायर पेंशन के रूल्स थोड़े से अलग है, उनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। और दोस्तों जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले ज्वाइन कर चुके और 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर होने वाले हैं, दोस्तों उनके लिए हायर पेंशन के रूल्स अलग है। और दोस्तों हायर पेंशन का ऑप्शन देने के लिए मार्च 2023 में ईपीएफओ ने एक ऑप्शन विंडो ओपन किया था। अगर आपने उसमें अप्लाई किया है तो आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, और अगर आपकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करती है तो आपको हायर पेंशन का ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये विंडो मिस कर दी है तो अब आप जाके हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
दोस्तों मार्च 2023 में जो ईपीएफओ ने ऑप्शन विंडो खोला था उसमें तकरीबन 17.5 लाख लोगों ने यहां पर अप्लाई किया है, मतलब कि 17.5 लाख लोगों ने हायर पेंशन के लिए दावा यहां पर प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों अगर आज आप 2024 में मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो उसका आंसर एकदम सिंपल है दोस्तों कि अगर आपने मार्च 2023 तक अप्लाई नहीं किया है तो अब आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके ईपीएस का मेंबर पहली बार बन रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो हायर पेंशन का ऑप्शन है ही नहीं। उनके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेज सीलिंग लिमिट तक का ही ऑप्शन है, और वो भी दोस्तों उनको ईपीएस की मेंबरशिप तभी मिल सकती है जब उनका बेसिक प्लस डीए का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 15,000 रुपए से कम है। अगर आप 15,000 रुपए से ऊपर बेसिक प्लस डीए कमाते हो दोस्तों तो आप ईपीएस 95 के मेंबर नहीं बन सकते। आपका पूरा कंट्रीब्यूशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ पीएफ फंड में ही रह जाएगा। दोस्तों जो पांचवा सवाल यहां पर बनता है वो ये है कि ईपीएफओ जब हायर पेंशन देने की बात करती है तो कौन से क्राइटेरिया यहां पर कंसीडर करती है। दोस्तों यहां पर पहला क्राइटेरिया बनता है कि आपका जो पेंशन फंड है या आपका जो पीएफ फंड है वो डायरेक्टली ईपीएफओ के पास है या किसी पेंशन ट्रस्ट में है। अगर दोस्तों वो एग्जेम्प्टेड पेंशन ट्रस्ट में है तो उस एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो रूल्स हैं वहां पर अलाउ होना चाहिए आपको हायर पेंशन के ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए, एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए। अगर दोस्तों उन ट्रस्ट के रूल्स में ये प्रोविजन नहीं है तो ईपीएफओ आपको हायर पेंशन नहीं देगा। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर सारे रूल्स आपको अलाउ करते हैं तो ईपीएफओ ये चेक करेगा कि क्या जिंदगी भर आपका जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पीएफ में आया हुआ है वो एक्चुअल वेजेस के ऊपर आया हुआ है। अगर एक्चुअल वेजेस के ऊपर आया हुआ है तो ही दोस्तों आप ईपीएस 95 में फंड डाइवर्ट कर सकते हो और ईपीएस 95 में हायर पेंशन का बेनिफिट ले सकते हो। अगर दोस्तों किसी भी पॉइंट पे अगर आपका एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वेज सीलिंग के ऊपर आया हुआ है, तो आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपकी एप्लीकेशन यहां पर खारिज कर दी जाएगी। दोस्तों जब मैं यहां पर सीलिंग लिमिट की बात कर रहा हूं तो सीलिंग लिमिट होती है 15,000 रुपए की, और अगर आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में आपका हुआ है वो 15,000 रुपए के ऊपर होना चाहिए, तभी दोस्तों आप यहां पर एलिजिबल होंगे, वरना आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली यहां पर खारिज की जाएगी। दोस्तों ईपीएफओ जब आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज करेगा तो इन दो चीजों को देखेगा कि आपकी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में अगर आप है तो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो रूल्स है वो उसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हायर पेंशन लेने के लिए। उसी के साथ साथ आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 15,000 के ऊपर उनको मिला है कि नहीं मिला है पीएफ में, यहां पर इंश्योर किया जाएगा। और अगर आप एलिजिबल माने जाते हैं तो आपको एक डिमांड लेटर दिया जाएगा जहां पर आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा कि जिसमें आप पैसा वापस कर सकते हो, और हर महीने में डिपॉजिट करने वाली राशि दोस्तों आपको वहां पर लिखी होगी, और उसके बेसिस पर अगर आप पैसा वापस करते हो ईपीएफओ को तो कुछ दिन बाद ईपीएफओ आपके लिए एक पेंशन ऑर्डर रिलीज कर देगा और उस पेंशन ऑर्डर के बेसिस पे दोस्तों आपको हायर पेंशन मिल सकती है। लेकिन अगर दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ईपीएफओ आपको प्रॉपर रीजंस के साथ में जस्टिफाई करके देगा कि इन कारणों की वजह से आपका हायर पेंशन का फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ईपीएफओ क्या कंसीडर करता है हायर पेंशन देने के लिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको इस आंसर में दे पाया। दोस्तों अगला सवाल यहां पर बनता है कि हायर पेंशन कैलकुलेट किस तरह से की जाएगी। तो दोस्तों ईपीएफओ कहता है कि हायर पेंशन आपकी प्रो राटा बेसिस पर ही कैलकुलेट की जाएगी। मतलब कि दोस्तों जो भी लोग 2014 के बाद 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर होने वाले हैं उनके लिए प्रो राटा बेसिस डेफिनेटली यहां पर लगाया जाएगा। और दोस्तों जो आपको पेंशन मिलेगी उसके 3 पार्ट्स होंगे। वो 3 पार्ट किस तरह से होंगे कि नवंबर 1995 जहां से ईपीएस की शुरुआत हुई थी उसके पहले एक फैमिली पेंशन हुआ करती थी, वो आपके पेंशन का एक पार्ट बनेगी। दूसरा दोस्तों एक पीरियड बनेगा नवंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2014 तक का, वो एक पीरियड बनेगा। और दोस्तों 1 सितंबर 2014 से लेके आगे जहां तक आप रिटायर हुए या 58 ईयर्स की एज अटेंड किए वहां तक का दोस्तों एक फॉर्मूला होगा। और दोस्तों इन 3 पार्ट को मिलकर ही आपकी हायर पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। अब दोस्तों जब भी आप हायर पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो आखिरी के 60 मंथ्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन में हर जगह आता है। समझ लीजिए दोस्तों कि आप 58 इयर्स की एज अटेंड कर चुके और आपके जो लास्ट के 60 मंथ्स का बेसिक प्लस डीए का जो एवरेज होगा उसको लेकर दोस्तों कैलकुलेशन का एक पार्ट बनेगा। अब दोस्तों यहां पर जो 2 पार्ट और बनेंगे वो बनेंगे पीरियड के हिसाब से। जो पीरियड होगा दोस्तों उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 सितंबर 2014 के पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद। अब दोस्तों जो पहले पार्ट का कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। 1 सितंबर 2014 के पहले जो भी आपकी हाईएस्ट बेसिक प्लस डी होगा, जो भी आपकी पेंशनेबल सैलरी हाईएस्ट होगी उसको लिया जाएगा, और दोस्तों जो आपका लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज था उसको लिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको पेंशनेबल सैलरी उस पीरियड के लिए कैलकुलेट की जाएगी। और दोस्तों लॉजिकली यही बनता है कि 1 सितंबर 2014 के पहले जो भी आपकी सैलरी होगी वो 99% केसेस में वही आपकी मिनिमम सैलरी होगी और उसको ही लिया जाएगा।
लेकिन ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जहां पर एवरेज कम पड़ जाए, तो दोस्तों ऐसे केसेस में एवरेज को लिया जाएगा। अब दोस्तों जो आपकी पेंशनेबल सैलरी फर्स्ट पीरियड के लिए बन गई, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1995 से लेके नवंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2014 तक का जो आपका सर्विस पीरियड है वो लिया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहां पर दोस्तों ये पीरियड, अगर आपका टोटल ईपीएस 95 का जो पीरियड है, कंट्रीब्यूटरी पीरियड, अगर वो 20 साल से ज्यादा है तो आपको 2 इयर्स का बोनस भी मिलता है, वो भी दोस्तों इस फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा और यहां पर आपका पार्ट ए बन जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों जो पार्ट बी होगा, मतलब कि 1 सितंबर 2014 के बाद वहां पर पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपका 60 मंथ्स का एवरेज लिया जाएगा, जो लास्ट का 60 मंथ्स का एवरेज है वो लिया जाएगा और उसी के साथ साथ दोस्तों इस पीरियड में जो आपकी हाईएस्ट सैलरी बनती है, हाईएस्ट बेसिक प्लस जे बनता है, उसको लिया जाएगा। इन दो में से जो कम होगा दोस्तों उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ पेंशनेबल सैलरी और उसके साथ दोस्तों 1 सितंबर 2014 के बाद का जो भी आपका सर्विस पीरियड है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और दोस्तों ये बन जाएगा आपका पार्ट बी। अब पार्ट ए हमने कैलकुलेट किया था, पार्ट बी हमने कैलकुलेट किया था, इन दोनों को ऐड किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा 70 से और उसी से दोस्तों आपका हायर पेंशन का फॉर्मूला बनेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला हायर पेंशन का यहां पर बना है, इस पे फैमिली पेंशन पोर्शन अगर आपका होगा जो 1 नवंबर 1995 के पहले का था, वो भी दोस्तों यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों आपकी हायर पेंशन बनेगी। दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूला को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको यहां पर ऊपर में दिख रहा होगा, या तो वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैं उस लिंक को डाल दूंगा। आप वहां पर जाके एकदम आराम से ध्यानपूर्वक दोस्तों इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो यूपीएस के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रो राटा बेसिस को लेकर बहुत नाखुश है और ये सवाल बार बार ईपीएफओ के सामने आते जा रहा है कि भाई प्रो राटा बेसिस पे आपने फॉर्मूला क्यों रखा है या आपने हायर पेंशन का फॉर्मूला ऐसा ही क्यों रखा है। तो दोस्तों ईपीएफओ ने रिसेंटली इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू किया। तो दोस्तों इसी सवाल को हम हमारा 7वां सवाल समझते हैं और इसके ऊपर ईपीएफओ ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों ईपीएफओ का कहना है कि ईपीएस 95 एक पूल स्कीम है जहां पर सारे मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी के बेसिस पर उनकी पेंशन दी जाती है। और दोस्तों ये जो फंड बनता है इसका एनुअल वैल्यूएशन वैल्यूअर्स के मदद से गवर्नमेंट हर साल करवाती है और उसके बाद ही दोस्तों ये डिसाइड किया जाता है कि इस फंड की वायबिलिटी क्या है। अगर सरकार को लगता है कि फंड वायबल है तो स्कीम जैसी चल रही है उसको वैसे चलने दिया जाता है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ये फंड वायबल नहीं बचा है तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस सरकार करती है। चेंजेस कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस के रेट बढ़ा दिए जाए या सीलिंग्स बढ़ा दिए जाए या पेंशन की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या पेंशन के फॉर्मूला को ट्विक कर दिया जाए। और दोस्तों इन सारे चेंजेस को करने के लिए ईपीएफओ पूरी तरह से लीगली अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नवंबर 2022 में डिसीजन दिया था उसमें ईपीएफओ का ये राइट कि भाई आप यहां पर चाहो तो फॉर्मूला को चेंज कर सकते हो, इस राइट को अपहेल्ड किया था और इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ईपीएस के रूल्स बदल सकती है, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकती है, आपकी पेंशन कम कर सकती है, आपका फॉर्मूला चेंज कर सकती है और ये सारी चीजें लीगली ईपीएफओ को करना अलाउड है। दोस्तों ईपीएफओ का यह भी कहना है कि ये जो चेंजेस ईपीएफओ करती है जानबूझकर नहीं करती है, इसके लिए साउंड लॉजिकल रीजनिंग उनके पास है। उनका कहना यह है कि 1995 में जब ईपीएस 95 की स्कीम चालू की गई थी वहां पर जो फंड बना था दोस्तों उसके ऊपर तकरीबन 11 से 12% का इंटरेस्ट मिलना बहुत आसानी से हो जाता था और इसीलिए दोस्तों वहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते थे और उस रिटर्न्स को यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम पेंशन जो दी जा सकती थी वो दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बदल रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस बदल रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे गिर रहा है और आज के दौर पर अगर आप देखें तो अगर आप एफडी करेंगे तो आपको 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है और ऐसे रिटर्न्स में जो पूल का ओवरऑल रिटर्न है वो कम हो चुका है और वहां पर चेंजेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने चेंजेस किए 2014 में और वहां पर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बदला कि जो लास्ट का एवरेज होता है दोस्तों, जो बेसिक का जो एवरेज लिया आता है, पहले वो 1 सितंबर 2014 के पहले 12 महीने का लिया जाता था, लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद में उस एवरेज को 60 मंथ्स का कर दिया। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर उन्होंने प्रो राटा बेसिस भी कर दिया कि भाई 1 सितंबर 2014 के पहले एक पार्ट बनेगा फॉर्मूले का और 1 सितंबर 2014 के बाद में एक पार्ट बनेगा। और दोस्तों ये इसलिए किया गया ताकि पूल की फाइनेंशियल वायबिलिटी यहां पर कंसिस्टेंटली बनी रहे। अब जब दोस्तों लोगों ने इस चीज पर ऑब्जेक्ट किया कि भाई आपने 60 मंथ्स का एवरेज ले लिया तो एवरेज तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने का एवरेज तो डेफिनेटली 60 मंथ से ज्यादा होगा। तो दोस्तों ईपीएफओ ने यहां पर जो रीजनिंग कोर्ट में प्रस्तुत की है वो ये है
कि ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी मतलब कि अगर बेसिक प्लस जीएलए पेंशनेबल सैलरी ले तो स्टार्टिंग में ज्यादा थी, लेकिन एंड में आते आते किसी रीजन की वजह से वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए कि उनकी जो एवरेज बेसिक प्लस जीए की जो पेंशनेबल सैलरी वो कम हो गई। तो दोस्तों उनका अगर लास्ट का 12 महीने का लेंगे तो उनके साथ में अन्याय होगा और उसको एवरेज आउट करने के लिए 60 मंथ्स का यहाँ पर एवरेज लिया गया। उसी के साथ साथ कई ऐसे वर्कर्स होंगे जो हेल्थ की वजह से या किसी और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए होंगे लास्ट के 12 महीने में, तो वहां अगर उनका 12 महीने का एवरेज लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज लिया गया। दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे रहा हूं, ये क्लैरिफिकेशन ईपीएफओ ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिया हुआ है और दोस्तों वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा, फॉर्मूला को चेंज करने की जो ताकत है वो ईपीएफओ के पास लीगली है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में अपहेल्ड किया था। तो दोस्तों अगर आपके दिल में ये सवाल था कि भाई ऐसा ही क्यों फॉर्मूला रखा गया है, तो उसके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी का रीजन जो मैंने आपको बताया, जो इंटरेस्ट रेट का रीजन आपको बताया और जो ईपीएफओ के पास राइट है उसको एक्सरसाइज करने का जो रीजन है दोस्तों, वो इन सबका आंसर यहां पर बन जाता है। दोस्तों यहां पर जो 8वां सवाल मैं लेने वाला हूं वो होगा एनसीपी डेज मतलब कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड डेज के ऊपर। दोस्तों जब मैं हायर पेंशन का वीडियो बना रहा था तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई ये एनसीपी डेज क्या होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड होता है वो होता है जब आप लीव विदाउट पे होते हो, मतलब कि जब आप कमाई नहीं कर रहे हो और आपके तरफ से कंट्रीब्यूशन ईपीएस 95 में नहीं जा रहा। अब दोस्तों ये जो एनसीपी डेज का कैलकुलेशन ईपीएफओ कैसा करता है तो वो आपको बताता हूं। दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो हर साल एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड मतलब कि ईसीआर रिकॉर्ड जो होगा वो ईपीएफओ को भेजता होगा और उस रिकॉर्ड में क्लियरली बताया जाता है कि भाई किन किन महीने में आपने कंट्रीब्यूट किया और किन किन महीने में आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ईपीएफओ जो है उस रिकॉर्ड के बेसिस पर आपके एनसीपी डेज मतलब कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड के जो डेज है वो वहां पर कैलकुलेट करता है और जब आपका फाइनल पेंशनेबल सर्विस बनता है उसमें से उन डेज को माइनस कर दिया जाता है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि किसी किसी एम्प्लॉय के मन में ग्रीवेंस रह जाएगा कि भाई मेरा जो एनसीपी डेज का जो डेटा है वो सही तरह से ईपीएफओ के पास नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों ईपीएफओ इसके लिए आपसे अर्ज करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आपका जो ईपीएस का पासबुक है जो ऑनलाइन आपको दिखता है, जब आप अगर मेंबर पोर्टल पे जाएंगे वहां पर लॉगिन एंट्री करेंगे तो आपको ईपीएस का पासबुक दिख जाएगा। उस ईपीएस पासबुक को रेगुलरली आप मॉनिटर करें, वहां पर आप देखते रहे। स्पेशली अगर आप मल्टीपल कंपनीज चेंज कर रहे हैं तो वहां पर इस चीज को इंश्योर करें कि भाई आपके सारे कंपनीज जहां जहां आपने काम किया वहां का रिकॉर्ड उसमें सही तरह से दर्ज हुआ है। और अगर दोस्तों आपको कुछ भी चेंजेस करवाने हैं इनमें तो दोस्तों आप एम्प्लॉयर के थ्रू कर सकते हैं। आपको प्रूफ सबमिट करना होगा कि जो आपका एनसीपी पीरियड पासबुक में दिख रहा है उस टाइम पे आप जॉब कर रहे थे, आपने कंट्रीब्यूट किया है। उसके लिए आप अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हो, पीएफ स्टेटमेंट दे सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज दे सकते हो। और आप चाहो तो ये सारी चीजें आप ईपीएफओ को डायरेक्टली देकर भी ठीक करवा सकते हो, या तो दोस्तों आसान तरीका ये होगा कि आप एम्प्लॉयर के थ्रू आओ और उस चीज को ठीक कराओ, क्योंकि एम्प्लॉयर को ज्यादा अच्छा एक्सेस होता है ईपीएफओ के पास में और वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी इस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व कर सकता है। और दोस्तों ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इस चीज को क्लैरिटी भी दी है कि भाई जो भी चेंजेस आप करा रहे हो सके तो उसको रिटायरमेंट के पहले कराओ, मतलब कि 58 इयर्स के पहले कराओ, ताकि जब आपका पेंशन ऑर्डर बन जाए तो उसको बार बार रिवाइज ना करना पड़े, क्योंकि पेंशन ऑर्डर बन जाने के बाद उसको रिवाइज करने की प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों आज ही जाइए, लॉगिन कीजिए अपने मेंबर पोर्टल पे और मेंबर पोर्टल पे जाके दोस्तों चेक कीजिए कि आपके पासबुक में सब एंट्री सही है कि नहीं। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आज अपने एम्प्लॉयर के थ्रू उसको ठीक कराइए, या तो आप ईपीआईजीएमएस मतलब कि ईपीएफओ इंडिया ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पे जाकर भी वहां पर आप क्वेरी रेज कर सकते हो। ईपीएफओ आपको उसके थ्रू भी हेल्प कर सकता है इन एनसीपी डेज से रिलेटेड जो क्वेरीज है इसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों जो 9 क्वेश्चन ईपीएस 95 में आता है वो ये है कि क्या ईपीएफओ मिनिमम पेंशन को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है ईपीएफओ एक पूल्ड स्कीम है जहां पर हर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उसके बेसिस पे ही उसको पेंशन मिलती है। और अगर उसकी पेंशन किसी रीजन से 1000 रुपए से कम है तो उसको मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की दी जाती है। और दोस्तों ये जो 1000 रुपए की पेंशन आपको मिलती है ये कहां से मिलती है? ये मिलती है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस में आता है, मतलब कि जो भी वेज सीलिंग होगी, अगर 15,000 की वेज सीलिंग है तो वहां पर 1.16% तक का सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल कंट्रीब्यूशन देता है। और इसी की वजह से ईपीएफओ का कहना है कि भाई ये 1.16% जब मिल जाता है तभी वो फंड फाइनेंशियली वायबल हो जाता है आपको मिनिमम पेंशन देने के लिए। तो आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ईपीएस 95 में 1.16% कंट्रीब्यूट करती है और उसके बेसिस पर फंड को वायबल रखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की ही मिनिमम पेंशन दी जा सकती है। अगर इस मिनिमम पेंशन को बढ़ना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिशनल कंट्रीब्यूशन की जरूरत होगी और उसी के बाद दोस्तों आपको मिनिमम पेंशन दी जाएगी।
दोस्तों मिनिमम पेंशन के टॉपिक पर मैंने तकरीबन 2 वीडियो बनाए और बहुत डिटेल में बताया कि मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, या बढ़ सकती है तो कितनी बढ़ सकती है, और क्या ऐसे लॉजिकल रीजंस है जिसके बेसिस पर ईपीएफओ ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों अगर आप उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा, या तो दोस्तों वीडियो के एंड में भी मैंने उसका लिंक डाल के रखा हुआ है, आप उन वीडियो को जरूर दीजिएगा। क्योंकि ईपीएफओ का जो लॉजिक है कि भाई जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा फंड नहीं आएगा तब तक हम मिनिमम पेंशन को नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों इसको मैंने बहुत अच्छे तरह से काउंटर आर्ग्यू किया है, क्योंकि सरकार ऐसे कई सारे वर्ग है, ऐसे कई सारे कैटेगरीज ऑफ पीपल है जिनको 1000 रुपीज से ज्यादा की पेंशन दे रही है ऑन द कंट्रीब्यूशन विच इज मच लेसर देन व्हाट वी आर डूइंग इन ईपीएस 95। तो दोस्तों उस वीडियो को आपने जरूर देखना चाहिए। इससे दोस्तों आपका एक लॉजिकल रीजनिंग बनेगा और आपको पता चलेगा कि क्या पोटेंशियल है आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ने का। तो दोस्तों हमारा जो सवाल था कि क्या ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है, ईपीएफओ का आंसर यहां पर क्लियर है, मिनिमम पेंशन तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक सरकार अपना कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि ईपीएस 95 में कम से कम 3000 रुपए की पेंशन यहां पर बहुत आसानी से दी जा सकती है, और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो मार्केट में अवेलेबल है, जो मैंने मेरे वीडियोज में बहुत क्लियरली बताए हुए हैं। दोस्तों एक 10वां सवाल जो बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे पूछा जाता है वो ये है कि कुछ एम्प्लॉइज कहते हैं कि भाई हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पर हायर पेंशन का पहले कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन हमने हमारे मैनेजमेंट को कन्विंस कर लिया कि हायर पेंशन दी जानी चाहिए, तो क्या ईपीएफओ उस एस्टेब्लिशमेंट को अलाउ करेगा हायर पेंशन देने के लिए? तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, यहां पर ट्रस्ट के रूल्स किस तरह से उस पर डिपेंड करता है कि ईपीएफओ उनको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो खुद का ट्रस्ट मेंटेन कर रही है, अगर उनका फंड डायरेक्टली ईपीएफओ के पास है, तो दोस्तों वहां पे कुछ और रीजनिंग बन जाती है कि वहां पर ईपीएफओ उनको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अगर दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो ईपीएस 95 में 1 सितंबर 2014 के पहले से मेंबर है, वही लोग दोस्तों हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं 1 सितंबर 2014 के बाद में, वो एलिजिबल नहीं होंगे, और एस्टेब्लिशमेंट अगर एग्री कर भी जाए तो ईपीएफओ ऐसे लोगों को हायर पेंशन नहीं देने वाला है। तो दोस्तों जो लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं कि हमारी एक नई कंपनी है, तो क्या हमारी नई कंपनी या नई ऑर्गेनाइजेशन जो है हायर पेंशन के लिए एलिजिबल कर सकती है अपनी एम्प्लॉइज को, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके सर्विस रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ईपीएस 95 को कब ज्वाइन किया। अगर आपने ईपीएस 95 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किया है तो आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों जो 11वां सवाल हम यहां पर लेने वाले हैं वो रिलेट करता है डिफर्ड पेंशन से लेके। दोस्तों बहुत सारे लोग ये बात बार बार पूछते हैं कि क्या हमको हायर पेंशन में डिफर्ड पेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डिफर्ड पेंशन क्या होती है। डिफर्ड पेंशन वो होती है कि भाई कोई व्यक्ति 58 ईयर्स के एज में आ गया और उसको लगता है कि अब मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, मैं और 2 साल रुक सकता हूं, तो 2 साल बाद मतलब कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब से मेरी पेंशन स्टार्ट होनी चाहिए, और वो बीच में पेंशन लेने से मना कर देता। तो दोस्तों ये जो पेंशन बीच में मना की जाती है इसको कहा जाता है डिफर्ड पेंशन। और दोस्तों जब आप डिफर्ड पेंशन लेते हो तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट पेंशन में ज्यादा मिलता है, और क्योंकि आपने एक छोटा सैक्रिफाइस किया तो आपको रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा आने चाहिए। लेकिन दोस्तों डिफर्ड पेंशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सीलिंग बेस्ड पेंशन के लिए ही अप्लीकेबल है, हायर पेंशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप अपनी पेंशन को डिफर्ड नहीं कर सकते हो। हायर पेंशन के लिए डिफर्ड पेंशन का कोई भी यहां पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों जो लोग हायर पेंशन के लिए नहीं जा रहे, जो लोग सीलिंग बेस्ड पेंशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों यहां पर कुछ जानकारी डिफर्ड पेंशन की मैं देना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप डिफर्ड पेंशन करना चाहते हो तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, विद कंट्रीब्यूशन एंड विदाउट कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों पहले विदाउट कंट्रीब्यूशन की चीज को समझेंगे। अगर दोस्तों आपने विदाउट कंट्रीब्यूशन का डिफर्ड पेंशन लेना है तो आप जब 58 ईयर्स में जब पेंशन का फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है जहां पर लिखा होता है डिफर्ड पेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। अगर दोस्तों आप कुछ और गलती से कोई और ऑप्शन ले लेते हो तो आप अपनी पेंशन डिफर नहीं कर पाओगे, उस कंडीशन पे नहीं कर पाओगे जिस कंडीशन पे आपको करना है। तो दोस्तों जब भी आप 58 इयर्स के पहले पेंशन का फॉर्म भरते हैं तो बहुत सोच समझ के भरिए, आपको वहां पर टिक करना है डिफर्ड पेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। अगर दोस्तों आप ऐसा कर देते हो तो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ 58 इयर्स तक लिया जाएगा। 58 से 60 तक आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा, और जब आप 60 के हो जाएंगे तो आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों हर एक साल जिसके लिए आपने डिफर किया है उसके लिए आपको 4% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने 2 साल तक डिफर किया हुआ है तो आपको टोटल 8.16% पेंशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे भाई अभी तो 4% बोल रहे थे, फिर ये 0.16 कहां से आ गया 8 के बाद में? तो दोस्तों 4% पेंशन उसके ऊपर फिर से एक बार कंपाउंड की जाती है और वो बन जाता है 8.16% का पेंशन। समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपकी पेंशन 1000 रुपए होने वाली थी तो आपको 1082 रुपीज यहां पर पेंशन मिलेगी, राउंडिंग ऑफ करते हुए। अब दोस्तों जो दूसरा तरीका था वो था डिफर्ड पेंशन विथ कंट्रीब्यूशन।
तो दोस्तों समझिए 50 ईयर्स के बाद में आपने अपनी पेंशन को डिफर किया और ये डिफर करते हुए आप चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट भी करें। तो दोस्तों आप अपना कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली यहां पर दे सकते हैं, लेकिन फिर से जब आप फॉर्म भरेंगे पेंशन का तो वहां पर आपको टिक करना होगा कि भाई आप डिफर्ड पेंशन विद कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो। तो दोस्तों यहां पर आपका 2 साल का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और आपका जो सर्विस पीरियड होगा उसको 2 साल से बढ़ा दिया जाएगा। अब दोस्तों जब 2 साल से सर्विस पीरियड बढ़ता है तो अच्छा खासा वेटेज ऐड होता है और उस वेटेज के बेसिस पर दोस्तों जो भी आपकी पेंशन बनेगी वो आपको यहां पर दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों डिफर्ड पेंशन से लेके जो भी डाउट आपके दिल में है वो यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। हायर पेंशन के ऊपर डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन नहीं है। डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सीलिंग बेस्ड पेंशन के ऊपर ही है। उसमें 2 तरीके हैं, विद कंट्रीब्यूशन, विदाउट कंट्रीब्यूशन। अगर आप विदाउट कंट्रीब्यूशन जाते हो तो आपको 60 इयर्स में 8.16% का एक्स्ट्रा वहां पर पेंशन मिलेगा। अगर आप विद कंट्रीब्यूशन जाते हो तो आपकी सर्विस पीरियड में 2 साल ऐड करके जो भी फॉर्मूला बनेगा उसके हिसाब से दोस्तों आपको यहां पर पेंशन दी जाएगी। दोस्तों हमारा जो 12वां सवाल है ये डील करता है अर्ली पेंशन के ऊपर। दोस्तों शायद आपको पता होगा या बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई आप चाहो तो 50 इयर्स तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आप 50 साल से ही पेंशन ले सकते हो और इसको हम कहते हैं दोस्तों अर्ली पेंशन। दोस्तों अर्ली पेंशन का कंसेप्ट आपको समझने से पहले यह समझने की जरूरत है कि अर्ली पेंशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो 50 साल की उम्र में या तो काम नहीं कर रहे या तो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो दोस्तों ऐसे अगर पीएफ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे तो वहां पर ही दोस्तों आप अर्ली पेंशन ले सकते हो। अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पर ऑलरेडी ईपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चल रहा है और वो पीएफ एग्जेम्प्टेड नहीं है तो दोस्तों आपको वहां पर अर्ली पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के लोग हैं या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के लोग हैं, टाटा महिंद्रा के लोग हैं जो मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि क्या हम अर्ली पेंशन ले सकते हैं 50th ईयर से। तो मैं आपको बता दूं आपकी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पीएफ एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो आपके लिए अर्ली पेंशन का ऑप्शन तो है ही नहीं, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जो लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर अर्ली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब कि या तो उनका पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ जा रहा है, वो पीएफ एग्जेम्प्टेड है, या तो वो जॉब छोड़ चुके हैं, तो दोस्तों ऐसे केसेस में अर्ली पेंशन 50 इयर्स के एज से ले सकते हैं। आइडियली दोस्तों आपको पेंशन लेनी चाहिए 58 इयर्स से, लेकिन अगर आप 50 इयर्स से ले रहे हो तो हर साल के लिए कंपाउंडेड रेट से 4% आपका कम करते हुए आपको पेंशन दिया जाएगा। अगर आप 57 में लेते हो तो आपका 4% कम हो जाएगा पेंशन में से, अगर आप 56 में ले लेते हो तो आपका 8.16% कम हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करें तो हर साल के लिए 4% रिड्यूस करके आप पेंशन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये कहता है कि भाई लोगों ने अर्ली पेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर उनको सच में जरूरत है, अगर उनके पास कोई जॉब नहीं है और अब कोई और सहारा उनके पास नहीं बचा है तो 50 ईयर्स से उन्होंने अर्ली पेंशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो कमा रहे हैं सफिशिएंटली, अगर उनका घर चल रहा है तो पेंशन दोस्तों 58 ईयर्स में ही लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी पेंशन का वैल्यू अच्छा खासा बनेगा और वहां से वो पेंशन आपको जिंदगी भर मिलेगी, जिससे आपका घर बहुत अच्छे तरह से चल सकता है, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला सवाल मतलब कि 13वां सवाल जो यहाँ पर बनता है वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि क्या हम ईपीएस 95 से पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं बिना पेंशन ली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ईपीएस 95 विड्रॉल की फैसिलिटी यहाँ पर देती है तब तक जब तक आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड 9 साल 6 महीने से कम का है। मतलब कि दोस्तों आज आपने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया तो आप 9 साल 6 महीने तक जब तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे तब तक ही दोस्तों आप विड्रॉल ले सकते हैं। एक बार आपका 9 साल 6 महीना क्रॉस हो जाता है, मतलब कि 9 साल 7 महीना हो जाता है, तो उसको राउंडिंग ऑफ करके ईपीएस जो है वो उसको 10 साल का पीरियड समझती है और 10 साल के बाद दोस्तों बिल्कुल भी अलाउड नहीं है विड्रॉल करना। इसके बाद आपको पेंशन ही लेनी होगी और वो पेंशन शुरू हो सकती है 58 ईयर्स से, लेकिन अगर आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हो तो आप अर्ली पेंशन ले सकते हो 50 ईयर्स से। अब दोस्तों यहां पर एक एड ऑन सवाल बन जाता है कि समझ लीजिए अगर किसी की सर्विस 9 साल 6 महीने से कम की है और उसको पैसा विड्रॉल करना है तो वो कितना पैसा विड्रॉल कर सकता है? क्या उसने जितना पूरा कंट्रीब्यूट किया वो पूरा पैसा विड्रॉल कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आपके कंट्रीब्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों ईपीएफओ का एक टेबल डी का चार्ट होता है, उस टेबल डी के चार्ट में कुछ फैक्टर्स दिए जाते हैं और जब आप विड्रॉ करना चाहते हो तो उस टाइम पे जो भी आपकी वेज होगी उसके साथ, मतलब कि जो आपका बेसिक प्लस डी होगा दोस्तों उस समय का, उसके साथ में नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से दोस्तों एक फैक्टर बनेगा टेबल डी से। उस फैक्टर को आपकी एग्जिट वेज के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो भी अमाउंट बनेगा दोस्तों वो आपको विड्रॉल के फॉर्म में दिया जाएगा। और दोस्तों मोटा मोटा तौर पर अगर देखा जाए तो ये आपके कंट्रीब्यूशन के आसपास का ही फिगर बनता है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही बनता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है।
लेकिन दोस्तों मेरी और ईपीएफओ की दोनों को ही आपको गुजारिश है। मैं ईपीएफओ की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल पर ईपीएफओ बार बार इस चीज को कह रहा है कि भाई ईपीएस 95 पेंशन स्कीम है, इसको पेंशन स्कीम की तरह ही ट्रीट करे, इसको कोई एफडी की तरह ट्रीट ना करे, इसमें से बार बार विड्रॉल ना करे, क्योंकि इससे आपकी पेंशन कम हो जाती है और एंड में जाकर दोस्तों आपको ऐसा लगने लगेगा कि अगर मैंने पेंशन में रखा होता तो ज्यादा फायदा होता। तो दोस्तों मेरी और ईपीएफओ की दोनों की गुजारिश यही है कि आप अर्ली विड्रॉल के चक्कर में ना पड़े, आप कंटिन्यू करें और 58 इयर्स के बाद में अपनी पेंशन लें। और दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आपने 10 साल एक बार क्रॉस कर लिए तो आप फिर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी विड्रॉल के कंसेप्ट को लेकर हमारा 14 सवाल बनता है और ये सवाल ये होगा कि भाई कोई व्यक्ति ने इंडिया में कुछ दिन तक सर्विस की और उसके बाद वो अब्रॉड चला गया, तो क्या उसका ईपीएस 95 स्कीम में क्लेम बनता है पेंशन के लिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका क्लेम बनता है। समझ लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल तक इंडिया में सर्विस की, ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद वो दुबई चला गया या यूएसए चला गया, वहां पर तो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों वो सारा पीरियड जब तक वो ईपीएस में कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा उसको एनसीपी पीरियड समझा जाएगा, नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड समझा जाएगा और उसकी जो भी पेंशन बनती है दोस्तों उसको 58 ईयर्स में दी जाएगी अगर वो क्लेम करता है। तो दोस्तों आप या आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो कुछ देर तक इंडिया में काम कर रहा था, उसने ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूट किया और वो फाइनली बाहर चला गया इंडिया से और आज वो फिर वापस आया इंडिया में और वो चाहते हैं कि भाई मैं ईपीएस 95 की पेंशन को क्लेम करूं क्योंकि उनकी उम्र जो है 58 ईयर से ज्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों आप अपने रीजनल पीएफ ऑफिस में जाके या आपका जो भी आसपास का पीएफ ऑफिस होगा आप वहां पर जाके डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। ईपीएफओ अपना रिकॉर्ड चेक करेगा और उसके हिसाब से आपकी पेंशन की एलिजिबिलिटी आपको देगा। दोस्तों आप चाहो तो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा इसके पहले कि टेबल डी के कंटेंट को फॉलो करते हो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो अगर आपकी टोटल पेंशनेबल सर्विस 9 साल 6 महीने से कम की है। अगर दोस्तों 9 साल 6 महीने से ऊपर है तो ऐसे अब्रॉड वाले केसेस में भी दोस्तों आपको सिर्फ पेंशन ही मिलेगी और ये पेंशन ही आपको लेनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो 15वां सवाल बन जाता है वो ये कि अगर मैंने सिर्फ 5 साल के लिए ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूट किया है और अगर मेरी पेंशन जो 58 इयर्स पे बनने वाली है वो बहुत कम बनने वाली है, तो क्या सिर्फ 5 साल के कंट्रीब्यूशन के ऊपर ईपीएफओ मुझे 1000 रुपए का मिनिमम पेंशन देगा? आंसर इज यस, क्योंकि दोस्तों ये एक वेलफेयर स्कीम है और ईपीएफओ के रूल्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि एक बार अगर आप मेंबर बन गए आप ईपीएस के और अगर आपने विड्रॉल नहीं किया हुआ है, भले फिर आपने 2 महीने के लिए कंट्रीब्यूट किया, 3 महीने के लिए कंट्रीब्यूट किया, 10 साल के लिए कंट्रीब्यूट किया, 30 साल के लिए कंट्रीब्यूट किया, तो भी दोस्तों मिनिमम पेंशन के ऊपर आपका हक बन जाता है और ये मिनिमम पेंशन आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों जो 16 सवाल यहां पर बनता है, 16वां सवाल यहां पर बनता है वो ये बनता है कि क्या हायर पेंशन के ऊपर में ईपीएफओ एरियर्स दे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ईपीएफओ का आंसर यहां पर बहुत क्रिस्प और एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपके दिमाग में इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि दोस्तों हायर पेंशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको एरियर्स डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इस एरियर्स के ऊपर में आपको इंटरेस्ट 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसका जो लॉजिकल रीजन ईपीएफओ ने दिया है, जो उनको लॉजिकल रखता है, हमको भले लगे ना लगे, वो ये है कि भाई ईपीएफओ की जो ट्रस्ट रूल्स है वहां पर कॉमन पूल फंड को मैनेज करने के लिए कुछ नियम बनाए गए और वो नियम से इस फंड को सिर्फ कुछ निर्धारित कार्यों के लिए ही यूज किया जा सकता है। उसमें से एक एक्टिविटी हो सकती है विड्रॉल के लिए, अगर कोई मेंबर अपना विड्रॉल करना चाहता है तो उसको फंड में से पैसा निकाल कर उसको वापस कर दिया जाएगा। पेंशन देने के लिए विडोर पेंशन, ऑर्फन पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन, मेंबर पेंशन, ये सारे देने के लिए उस फंड से पैसा निकाला जा सकता है। इस पेंशन को डिसबर्स करते हुए जो बैंकिंग कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को कैरी करने के लिए, बेयर करने के लिए भी इस फंड को यूज किया जा सकता है, लेकिन इन 3 चीजों के अलावा किसी भी और चीज के लिए इस फंड को यूज नहीं किया जा सकता। और जो इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है वो किसी भी और चीज वाली कैटेगरी में आता है, मतलब कि ईपीएफओ का जो कॉमन पूल फंड है उससे आप इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते हो, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। और इसीलिए ईपीएफओ एरियस तो देगा लेकिन एरियस के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं देगा। और दोस्तों यहां पर मजे की बात यह है कि जो हमारा 17वां क्वेश्चन बनेगा कि क्या ईपीएफओ जब डिमांड लेटर भेजेगा हायर पेंशन के लिए लोगों को तो वहां जो रिफंड कॉर्पस को डिमांड करेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? दोस्तों इसका आंसर है कि ईपीएफओ एक दिन का इंटरेस्ट आपसे जरूर लेगा। मतलब कि आप समझ लीजिए 58 इयर्स का एज आपने 2023 में अटेंड कर लिया था और आज आप 2024 में आपको इस जून या जुलाई के महीने में आपको एक लेटर आ जाता है डिमांड के लिए, तो दोस्तों आपको इस दिन तक या उस दिन तक जब तक आप पैसा ईपीएफ में जमा करते हो तब का इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 16 और 17 सवाल है कि क्या एरियस मिलेगा और क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा
और जो 17वां सवाल था कि भाई जो हम पैसा देंगे क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, उसका क्रिस्टल क्लियर आंसर यही है कि आपको हायर पेंशन के ऊपर एरियस मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और आपको जो भी पैसा ईपीएफओ को वापस करना है उसके ऊपर दोस्तों आपको इंटरेस्ट जरूर देना होगा। और इसका लॉजिकल रीजन जो ईपीएफओ ने दिया वो ये है कि हमारे जो रूल्स है वो सिर्फ कुछ एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च करने की परमिशन देते हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, और इसलिए हम एरियस के ऊपर इंटरेस्ट खर्च नहीं कर सकते उस फंड से, इसलिए हम एरियस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देंगे। दोस्तों यहाँ जो 19वां सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि भाई अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है और उनकी जो विडो है वो अगर हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहे तो क्या वो कर सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मेंबर ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है और इन द मीन टाइम उनकी डेथ हो जाती है और वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो विडो को हायर पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों विडो पेंशन कितनी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 50% मिलती है। तो समझ लीजिए अगर किसी आदमी की हायर पेंशन बनने वाली थी 20,000 रुपए, तो अब विडो की पेंशन बनेगी 10,000 रुपए। अब दोस्तों यहां पर 10,000 रुपए के लिए जो पैसा उनको वापस करना होगा वो फुल पैसा होगा, जो अगर मेंबर जिंदा होता उसको जितना करना होगा उतना पैसा दोस्तों फुल उनको वापस करना होगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता है कि अगर मेन बेनिफिशियरी की डेथ हो चुकी है और विडो के पास अगर ऑप्शन है भी हायर पेंशन को जाने के लिए, तो उन्होंने फिर भी हायर पेंशन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप जो पैसा वापस करेंगे वो बहुत ज्यादा होगा और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ 50% के रेट से मिलेगा, जिसपे आप वो पैसा कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि अगर हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए बगैर ही अगर कोई मेंबर एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो तब तो दोस्तों हायर पेंशन के लिए विडो को अलाउ ही नहीं है कि भाई वो हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल है कि अगर मेंबर की डेथ हो चुकी है तो क्या उनकी विडो जो है वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होगी या क्या उन्होंने लेना चाहिए, उसका आंसर ये है कि अगर मेंबर ने अप्लाई नहीं किया है तो विडो भी अप्लाई नहीं कर सकती हायर पेंशन के लिए, और अगर मेंबर ने अप्लाई किया और उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो विडो को सिर्फ 50% पेंशन मिलने वाली है, लेकिन पैसा उनको पूरा वापस करना है। तो यहां पर एडवाइजेबल नहीं है कि आप हायर पेंशन के लिए जाए, वो पूरा पैसा अपने पास रखें, मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करे, एफडी करे, उसकी कुछ और करे और उससे जो इंटरेस्ट आएगा उससे अपनी जिंदगी चलाए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सवाल का एकदम फाइनल आंसर मैं आपको यहां पर दे पाया। दोस्तों एक महाशय ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे पूछा था और दोस्तों वो मेरा 20वां सवाल यहां पर होगा। वो सवाल पता है दोस्तों क्या है कि समझ लीजिए किसी आदमी का 10 साल से ऊपर का ईपीएस में कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो चुका है, लेकिन किसी रीजन से उसके एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट जो है उसमें का वो ईपीएफओ को नहीं सबमिट किया। तो दोस्तों क्योंकि वो पैसा सबमिट नहीं हुआ है, क्या उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों ईपीएफओ ने बहुत क्लियर तरह से इसको क्लैरिफाई किया है कि अगर आप ईपीएस के मेंबर हो और अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो कि आपने 10 साल का कंट्रीब्यूटरी पीरियड यहां पर दिया हुआ है और किसी रीजन से एम्प्लॉयर ने वो पैसा वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आपकी पेंशन तो तुरंत स्टार्ट कर दी जाएगी अगर आप 50 ईयर्स के हो जाते हो तो, और जो बैलेंस पैसा लेना है वो ईपीएफओ एम्प्लॉयर के साथ सेटल करेगा। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं ईपीएस 95 एक वेलफेयर स्कीम है और वेलफेयर के लिए इस स्कीम में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन रखे गए कि अगर आपकी तरफ से डिफॉल्ट नहीं है तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, आपकी पेंशन बिल्कुल शुरू की जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक ग्रीवेंस जरूर रेज करना पड़ सकता है। उसके लिए आप ईपीआई जीएमएस करके जो ईपीएफओ का ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, वहां पर आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, या तो आप किसी भी पीएफ ऑफिस में जाके यहां पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉयर के डिफॉल्ट की वजह से आपकी पेंशन डेफिनेटली ईपीएफओ नहीं रोकने वाला। दोस्तों जो 21वां सवाल हम लेने वाले हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पेंशनर्स हैं, जिनको ईपीएस 95 से पेंशन मिलते आ रही है। अब दोस्तों यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट का सवाल हम उठाने वाले हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में बहुत दिक्कत आती है, लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप पेंशन ले रहे हो ईपीएस से तो आपको हर साल एक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। दोस्तों ये निर्धारित करता है कि भाई अभी आप जिंदा हैं, अभी आपकी मृत्यु नहीं हुई है और आपकी पेंशन कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। अब दोस्तों इसके लिए या तो आप पीएफ ऑफिस में जाके वहां पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, या तो आप दोस्तों इसको ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो। एक जीवन प्रमाण नाम का ऐप आता है दोस्तों, आप घर बैठे बैठे उसके ऊपर अपना फेस स्कैन करा के, अपना आधार लिंक करा के आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप क्रिएट कर सकते हो। और ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है दोस्तों ये मान्य किया जाएगा ईपीएस के द्वारा भी और बहुत सारी बैंकों के द्वारा भी। तो दोस्तों बहुत सारी बैंक्स होती है जो भी आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मांगती है, तो वहां पर भी आप डीएलसी मतलब कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू दोस्तों आप यहां पर दे सकते हो। अगर दोस्तों आप उतने टेक सेवी नहीं हो, अगर आपको लगता है कि भाई मैं डिजिटल प्रमाण को यूज नहीं कर पाऊंगा, जीवन प्रमाण ऐप को यूज नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों यंगर लोगों की मदद लीजिए, क्योंकि इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
ये उन लोगों के लिए भी सुविधाकारक हो जाएगा जो लोग बीमार रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, या वो लोग जो अपने मूल गांव में अभी नहीं है जहां पर उनकी पेंशन चलती है। समझ लीजिए अगर आप बिहार के किसी एक गांव से हैं और आपकी पेंशन वहां पर आ रही थी, लेकिन अभी आपका बच्चा क्योंकि हैदराबाद में काम करता है, आप उसके पास शिफ्ट हो गए हो, तो आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बिहार तो वापस नहीं जा सकते। तो दोस्तों आप वहां पर डीएलसी का यूज कर सकते हो, जीवन प्रमाण का यूज कर सकते हो, और घर बैठे दोस्तों आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई ये जब लाइफ सर्टिफिकेट हम जमा कर रहे हैं तो बहुत दिक्कतें जा रही, इतनी आसानी से नहीं हो रहा। तो ईपीएफओ का कहना यह है कि भाई जो दिक्कत मेजरली आती है वो आती है नाम मिसमैच होने से, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होने से, या कुछ और डिटेल मिसमैच होने से। और ये मिसमैच बेसिकली आता है आधार कार्ड के रिलेशन से, आधार कार्ड के लिंक से। दोस्तों ईपीएफओ में आपका एक आधार रजिस्टर्ड है। आप जब डीएलसी बनाते हो या आप जब लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हो तब आप एक आधार कार्ड सबमिट करते हो। अब दोस्तों यहां अगर नेम मिसमैच होगा तो ईपीएफओ समझ नहीं पाता कि ये सही लाइफ सर्टिफिकेट है या फ्रॉड लाइफ सर्टिफिकेट है। अगर वहां पे डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है तो वहां पर ईपीएफओ को समझ में नहीं आता कि यहां पर फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ईपीएफओ का कहना ऐसा है कि डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के अगर बाकी कोई भी चीज मिसमैच हो रही है तो वो मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच कहीं पर आ जाता है तो ईपीएफओ 3 साल का यहां पर लीवे लेता है। मतलब कि समझ लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ था 1976, तो गलती से अगर 77 होगा या 75 होगा तो भी ईपीएफओ आपको वहां पर छोड़ देगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा का डिफरेंस है, अगर 76 का है और रिकॉर्ड में कहीं पर दिख रहा है 71 है, तो वो मैच नहीं हो पाएगा, या 76 से रिकॉर्ड में कहीं लिख रहा है कि 81 है तो मैच नहीं हो पाएगा। तो वहां पर दोस्तों डीएलसी में बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो दोस्तों एक गुजारिश है कि अपना आधार कार्ड बहुत अपडेटेड रखें और वही रिकॉर्ड जो है दोस्तों ईपीएफओ के पास भी रखें ताकि ऐसा मिसमैच ना हो। अब दोस्तों इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, और दोस्तों वो प्रॉब्लम ये है कि आपका आधार कार्ड सही तरह से मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी ईपीएफओ ने आपका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसको रिजेक्ट कर दिया। उसका मेजर रीजन पता है क्या होता है दोस्तों? जब आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हो या कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हो, अगर आप फिजिकल फॉर्म में भी बनाते हो तो नीचे आपको टिक करना होता है पर्पस क्या है उस लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने का। तो दोस्तों आप ये बैंकिंग के पर्पस के लिए बना सकते हो, आप ये लोन के पर्पस के लिए बना सकते हो, आप ये पेंशन के पर्पस के लिए बना सकते हो। तो दोस्तों आपको वहां पर पीपीओ का ऑप्शन क्लिक करना है कि भाई आप ये जो पीएफ का जो पेंशन ऑर्डर आता है उसके लिए मैं डीएलसी दे रहा हूं, वो दोस्तों आपको वहां पर ऑप्शन क्लिक करना होगा। अगर आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया तभी दोस्तों ईपीएफओ जो है उस लाइफ सर्टिफिकेट को मानेगा। अगर आपने लिखा कि मैंने बैंकिंग पर्पस के लिए दिया तो ईपीएफओ उस बात को नहीं मानेगा। उसी तरह से जब आप बैंक के लिए डीएलसी दे रहे हो तब आपको बैंकिंग क्लिक करना है, आपको पीपीओ क्लिक नहीं करना है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरते हो तो नीचे पर्पस का कॉलम आता है, उस कॉलम को सही तरह से भरिएगा तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप जीवन प्रमाण ऐप को नहीं जानते तो बिल्कुल जान दीजिए, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया, इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। अगर आप उसको यूज करना नहीं जानते तो लोगों की मदद लीजिए, अपने पोतों की, अपने बेटों की, अपने बहुओं की मदद लीजिए और उस तरह से दोस्तों इस जीवन प्रमाण ऐप को यूज करके अपनी लाइफ को सुविधाजनक बनाइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी सवाल है और ईपीएफओ ने इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशंस दिए उसको संक्षिप्त में मैं आपके सामने रख सका हूं और आपको एक बढ़िया सा आंसर यहां पर दे पाया हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। दोस्तों एक ऐसा सवाल है जो मेरा 22वां सवाल होगा, जो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई मेरा पेंशन शुरू हो चुका है, मैं एक पेंशनर हूं, लेकिन मेरे बैंक डिटेल सब चेंज हो चुके हैं और मुझे किसी और बैंक अकाउंट में अब वो पेंशन चाहिए, तो वहां पर क्या करना चाहिए? दोस्तों पहली बात तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना बैंक अकाउंट चेंज ना करें, इससे बहुत दिक्कत होती है। और आज के जमाने में जब पूरे भारत में किसी भी एटीएम से आप अपना पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं, तो भले आप अपने नेटिव गांव में नहीं है जहां पर आपका बैंक है, आप पूरे भारत भर में एटीएम कार्ड यूज करके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करके उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे ऑप्शंस को सीखिए, इसको यूज कीजिए ताकि ये कॉम्प्लिकेशन से क्रिएट ना हो कि बैंक अकाउंट मुझे चेंज करना। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी पोजीशन आ जाती है, समझ लीजिए आपकी बैंक ही बंद हो गई, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक थी और बैंक बंद हो गई, तो आपको चेंज कराना है, तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको एक ऑनलाइन आवेदन देना होगा, या तो आप किसी भी पीएफ ऑफिस में जा सकते हो, किसी भी मतलब वो पीएफ ऑफिस जहां से आपका पीपीओ इशू हुआ है उसको दोस्तों हम कहते हैं लिंक पीएफ ऑफिस, कि जहां से आपकी पीपीओ की लिंक बनी हुई है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा और वहां बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो है अब ये बैंक अकाउंट में पैसा चाहता हूं। उसके लिए दोस्तों आपको एक एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में अगर कुछ फ्रॉड हो जाता है तो ये पूरा ब्लेम आपके ऊपर है, बैंक के ऊपर ना है या ईपीएफओ के ऊपर ना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी तैयार करना होगा और ये एफिडेविट जब आप लिंक पीएफ ऑफिस में देंगे तो दोस्तों
आपका वहां से मॉडिफिकेशन हो जाएगा, आपका जो पेंशन ऑर्डर एक नया बनाया जाएगा और वो नए पेंशन ऑर्डर के हिसाब से आपके नए बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, अकाउंट मोस्टली चेंज ना कीजिए। अगर आपने चेंज करने की ठानी ली है, कोई रीजन ऐसा आ गया कि करना ही पड़ेगा, तो एफिडेविट बनाइएगा और उसको सबमिट कीजिएगा उस ऑफिस में जिसने आपका बीपीओ रिलीज किया हुआ है, और वहां से दोस्तों आप इसका समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 27 से 28 सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन बहुत सारे सवाल दोस्तों एक दूसरे से लिंक थे तो मैंने सब में क्लब कर लिए और टोटल मिला के दोस्तों आज 22 सवालों का मैं आपको आंसर दे पाया हूं, जिसमें मेरे जो 28 मैंने कहे थे वो पूरे शायद कवर हो चुके हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू एड किया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे दिल में रहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे, डिफर्ड पेंशन कैसे ले, अर्ली पेंशन कैसे ले। तो इन सारे सवालों का जो मेरी 1 साल की ईपीएस की जर्नी रही है दोस्तों, आप लोगों के साथ जुड़कर, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया और आप लोगों ने जो मुझे सवाल पूछे, उन सारे सवालों को कंपाइल करके मैंने आपके सामने आज ये वीडियो लाने की कोशिश की, जिसमें ऑथेंटिक सोर्सेस से, मतलब कि ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो कुछ डाला हुआ है, उनकी वेबसाइट पे जो कुछ डाला हुआ है, और बहुत सारे फोरम में जहां जहां पर एक्ट्स पढ़ने पड़ सकते हैं वो एक्ट्स मैंने पढ़े दोस्तों, और इन सारों का सार जो है दोस्तों मैंने आज आपके सामने रखा, एक समरी आपके सामने रखी, जिससे मोटे मोटे तौर पर आपके सारे क्लैरिफिकेशंस आपको मिल गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू एड किया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन किया हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इन सारे चीजों में ना बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपका फीडबैक आता है तो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैंने और अच्छा करना चाहिए, आपकी और मदद करने के लिए एक और स्टेप लेनी चाहिए, और वो स्टेप क्या होगी इसका रास्ता भी दोस्तों आप ही लोग मुझे कमेंट्स में बताते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, जरूर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।